This is the second video of the English grammar series. In first video we discussed about the topic noun, and in this video we are going to discuss about the pronoun. This video will be in both Hindi and English. लास्ट वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप उसे सबसे पहले देख सकें। लास्ट वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए ये वीडियो मैंने थोड़ी पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है, इस वीडियो का पार्ट 2 शाम तक आपको मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? बेसिकली हम देखते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की प्लेस पे आते हैं। मतलब किसी भी नाम को रिपीट करने से बचाने के लिए, कोई भी नाम है जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, कोई भी नाम है, कोई भी सेंटेंस है या उसका पैराग्राफ हम बना रहे हैं, तो उस पैराग्राफ में उस नाम को रिपीट ना करें और उसके अच्छा उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम लिए आए, तो उस सब्स्टिट्यूट को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि मैंने मेंशन भी किया है, वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन और टू रिप्लेस अ नाउन। नाउन की जगह पे आने वाला शब्द ही प्रोनाउन कहलाता है। इस मीनिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। रमेश हैज़ गॉन टू मार्केट, देयर ही विल बाय अ शर्ट। देखो यहाँ पे आया रमेश, ये क्या हो गया? रमेश क्या है? नाउन। हमने नाउन के टॉपिक में पढ़ा था, आप वो वीडियो ज़रूर देखें एक बार, उसके बाद इस वीडियो को देखें। रमेश यहाँ पे नाउन है। रमेश हैज़ गॉन टू मार्केट, देयर ही विल बाय अ शर्ट। तो रमेश हैज़ गॉन टू मार्केट, देयर रमेश विल बाय द शर्ट आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट इसी चीज़ इसमें रमेश का रिपीटेशन 2 बार हो जाएगा। इसी चीज़ को बचाने के लिए हमने जो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज़ किया है वो ही, उसी को हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो रमेश हैज़ गॉन टू द मार्केट, देयर ही कौन है यहाँ पे? रमेश है। तो देयर ही विल बाय अ शर्ट, ये यहाँ पे प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। टीना एंड रीना वर क्वारलिंग विथ ईच अदर। क्वारलिंग क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, या फिर एक दूसरे के बारे में बोलना, कुछ भी। एज दे डोंट लाइक ईच अदर। अब यहाँ पे देखो 2 नाउन आ गए, टीना एंड रीना, बट बाद में हम क्या कर सकते थे? एज टीना एंड रीना डोंट लाइक ईच अदर। यहाँ पे ऐसा हो सकता था ना, बट हमने उसको टाइम सेव करने के लिए और उस चीज़ को रिपीट होने से बचाने के लिए क्या किया? यहाँ पे दे का यूज़ कर लिया। दे यहाँ पे क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो दे प्रोनाउन का यूज़ करके हमने सेंटेंस बना लिया है कि टीना एंड रीना वर क्वारलिंग विथ ईच अदर एज दे डोंट लाइक ईच अदर। ठीक है, तो प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। जो नाउन की जगह पे आने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं। इसके वेरियस टाइप्स है, जैसे नाउन के भी टाइप्स तो बताया था मैंने, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, जो भी था। नाउ इसके टाइप्स देखते हैं हम। इसके 8-9 तरह के टाइप होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके 9 टाइप्स है। इनको एक एक करके हम समझेंगे और कैसे सेंटेंसेस में या पैराग्राफ में ये यूज़ होते हैं, उनके यूजेस देखेंगे हम। जो भी रूल वगैरह होंगे उनको फॉलो करते चलेंगे, विद एग्जांपल हम इसको सीखते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? एज ए मैंशनड हियर, प्रोनाउंस विच डायरेक्टली रिप्लेस द नाउन्स। जो डायरेक्ट नाउन की प्लेस पे आ जाए। जैसे नाम की, वो ऊपर हमने एग्जांपल देखा था कि टीना एंड रीना की जगह पे हमने दे का यूज़ कर लिया था, तो डायरेक्टली क्या हो गया? तो वो डायरेक्टली पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसकी जगह पे आने वाला, सीधे तौर पे आने वाला प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कह देंगे। ठीक है, प्रोनाउन के भी आने के जो सेंटेंस होते हैं उसमें 3 प्लेस होती है, 2 प्लेस होती है वैसे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, बट एक प्लेस होती है जिसमें पोजीशन शो करता है किसी भी चीज़ पे कि ये चीज़ मेरी पोजीशन। हमने नाउन में भी पढ़ा था पोजीशन क्या होता है। रीमास कार, सलोनास स्कूटी, हमने देखा था। स्कूटी ऑफ सलोना को हमने क्या किया था पोजीशन शो करने के लिए? सलोना स्कूटी लिख दिया था। ऐसे ही पॉजेसिव केस यहाँ पे भी आता है, तो इसमें कुछ अलग तरह का है, हम देखते हैं वन बाय वन। सब्जेक्टिव केस देखें, तो सब्जेक्टिव केस की बात करें तो जो आई और वी होते हैं, आई क्या हो गया? मैं, और वी मतलब हम।
ये क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने खड़ा है यू, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यू कह के, ठीक है, वैसे ही एड्रेस करते हैं। थर्ड पर्सन कौन होता है, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, कौन, वह किसके लिए यूज़ होता है, वह ही और शी के लिए, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, तो उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन हो गया वो। इट और दे, इट क्या नॉन लिविंग की थिंग के लिए यूज़ होता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इट यूज़ कर लेंगे। और दे कोई भी, ये जो दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल के यूज़ में आता है, जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन होगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है इसका। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंस क्या है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सब्जेक्ट, देखो कोई भी सेंटेंस में दो चीज़ें होती है। सब्जेक्ट कैसे, कोई सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस बनता है, बेसिक फॉर्मेट यही है। तो जो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाए उसे सब्जेक्टिव केस कह देंगे, जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाए उसे ऑब्जेक्टिव केस कह देंगे। और फिर आगे आगे जैसे ही हम एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर होती जाएगी ये चीज़ें। तो देखते हैं फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। हम देखते हैं ना, इट ही इज़ स्ट्रोंगर देन मी, ऐसा हमने सुना है। अब ये सही है या नहीं है ये बाद में देखेंगे हम रूल के साथ, बाकी जैसा हम सुनते आ रहे हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ऐसे यू का यू होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देन। फिर आ जाते हैं पॉजिटिव केसेस में। पॉजिटिव केसेस में भी दो टाइप है यहाँ पे, एक तो एग्जेक्टिव, एक है प्रोनाउन। हम वैसे तो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो यहाँ ज़्यादातर यूज़ प्रोनाउन का ही करेंगे। बाकी एडजेक्टिव केस ये होता है कि जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, दिस कार इज़ माइन, तो जो दिस हमने यूज़ किया ना वो कार के लिए किया, तो कार क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आ गया, दिस, तो वर्ड एडजेक्टिव हो गया। ओके ठीक है। माय पेरेंट्स बोल लो, माय पेरेंट्स, तो माय क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो वैसे ही देखते हैं, तो आई का एडजेक्टिव, वो ये पॉसेसिव केस में एडजेक्टिव बनता है आई का माय, वी का बनता है और, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए आती है, पोजीशन शो करने के लिए, अपना हक दिखाने के लिए किसी भी चीज़ पे। तो ये एग्जांपल से क्लियर करेंगे हम आगे। वैसे प्रोनाउन केस में देखें, प्रोनाउन के पॉजिटिव केस, उसमें माइन, ऑर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर। इस टेबल को आप लर्न कर लेना, वैसे सबको याद होगी, है सबने पढ़ा हुआ है ये चीज़ें। चलो आगे देखते हैं। रूल नंबर 1, we use subjective case of pronoun after the word is, am, are, was, were, be, then, has been, have been, as। ये जो is, am, are, was, were और be है ये एक ही फॉर्म है, मतलब अलग एक ही वर्ड है, अलग एक ही वर्ड की अलग अलग फॉर्म्स हैं ये, सिर्फ कोई प्लूरल सिंगुलर पास्ट और प्रेजेंट मिला के सभी एक ही फॉर्म्स हैं। तो ये जो वर्ड लिखे हैं, तो कहना क्या चाह रहा है ये रूल ये कहना चाह रहा है कि हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं प्रोनाउन का जब ये वर्ड्स आ जाएं उस सेंटेंस में, इन वर्ड्स के बाद जो भी वर्ड आएगा वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट। इट इज़ मी हु ऑलवेज हेल्प यू इन नीड। देखने में तो ये सेंटेंस सही लग रहा होगा हमें, क्या सेंटेंस करेक्ट है। इट इज़ मी, हमने ऊपर रूल क्या देखा, इसके बाद इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव के साथ। पर अभी हमने जब टेबल पीछे देखी थी उसमें क्या था, ये मी कहाँ दे रखा था, ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा था। सब्जेक्टिव केस, ये मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आए, आए होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ आई हु ऑलवेज हेल्प यू इन नीड। ठीक है, ये इसका सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे। तो हम बोलते हैं ना जैसे इट्स मी गाइस, वो बिल्कुल रॉन्ग होता है, इट्स आई होता है, ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट होता है जो हम लोग बोलते हैं इट्स मी, इट्स आई। तो आई, इट्स आई होगा वहाँ पे, इट्स मी कभी नहीं होता है। अगली बार जब भी फेसबुक या जहाँ पे भी आप अपलोड करें कुछ भी चीज़ें, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, अपने ग्रामर को करेक्टली मेंशन करें वहाँ पे, ठीक है।
सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इट वॉज हिम हु इन्फॉर्म द पुलिस। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रखा है हमने यहाँ पे, पर हमें क्या करना है अपने रूल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। तो इट इज़ हिम किसके लिए बनाया हुआ था, ही के लिए, ही का था ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस था ये, तो सब्जेक्टिव केस में हिम का ही बन जाएगा। इट वॉज ही हु इन्फॉर्म द पुलिस, ये इसका सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ही कैन डू वर्क विद सेम एफिशिएंसी एज मी। कहना क्या चाह रहा है कि वो भी उसी क्षमता से काम कर सकता है जैसे कि मैं तो मैं कंपैरिजन डिग्री दिख रही है, और ये वर्ड देखो यहाँ पे एज, हमने यहाँ पे पढ़ा था एस, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए उनके बाद में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होता है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आए का। तो कंपैरिजन देख रहे हैं हम यहाँ पे, ही कैन डू वर्क, सिमिलरिटी बता रहा है कि वो उसी कार्य क्षमता से काम कर सकता है जैसे कि मैं, जितनी ही कैन डू वर्क विद सेम एफिशिएंसी एज आई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, राम रेस्पेक्ट श्याम मोर देन आई एंड मी। ऑब्लिक लगा के यहाँ पे आई और मी लिखा, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न ये है कि आई आएगा या मी आएगा। चलो कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। राम रेस्पेक्ट श्याम मोर देन आई ऑब्लिक मी, तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, रॉन्ग कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ आई भी आ सकता है और मी भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, चलो इसके मीनिंग पे जाते हैं हम। राम रेस्पेक्ट श्याम मोर देन आई, पहले आई को कंसिडर करते हैं, तो इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। आप सेंटेंस में ध्यान से पढ़ेंगे तो दो मीनिंग निकलेंगे सेंटेंस के। तो राम रेस्पेक्ट श्याम मोर देन आई, राम श्याम की रेस्पेक्ट ज़्यादा करता है मुझसे, जितनी कि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ श्याम की, उससे ज़्यादा राम रेस्पेक्ट करता है श्याम की। एक मीनिंग ये निकलता है। एक मीनिंग ये निकलता है सेंटेंस का, राम रेस्पेक्ट श्याम मोर देन मी, कि राम मुझसे ज़्यादा श्याम की रेस्पेक्ट करता है। तो दोनों में डिफरेंस समझो। तो जैसे आपको डिफरेंस समझ आएगा इस सेंटेंस में, आप समझ जाओगे कि आई लगाना है या मी लगाना है। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पढ़ा था देन वर्ड है, देन वर्ड के बाद सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी आ गया। तो इसका एक एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, तो इसमें भी है। देखो आप नोट में हमने नीचे मेंशन भी किया हुआ है, वी यूज़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर द वर्ड देन अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। किसका, देन का, देन वर्ड के बाद सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे हम किस प्रोनाउन का, जो सेंस निकल रहा होगा उस सेंटेंस से, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड पे। We use objective case of the pronoun after every preposition and with the word let। ध्यान देना, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रीपोजिशन और let। कोई भी प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इन ऑन, आफ्टर, बिफोर, अलोंग, थ्रू, अक्रॉस, अपॉन, ओवर, ये वर्ड्स क्या हैं, प्रीपोजिशंस होती हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए या लेट वर्ड आ जाए, इसके जस्ट बाद में आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो कौन से केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं हम। माई फादर नेवर डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन माई सिस्टर एंड आई। मेरे पापा कभी भी भेदभाव नहीं करते मेरे बहन और मुझ में। तो जो यहाँ पे आएगा ये किस केस का आ रखा है, सब्जेक्टिव केस का आ रखा है। बट हमारा रूल क्या कहता है कि यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज़ हो रही है, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाले प्रोनाउन है वो कौन से केस के होंगे, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इसका मी बनेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लेट आई गो।
लेट आई गो अच्छा नहीं लग रहा है, लेट मी गो होना चाहिए। यस सही है। तो हमने यहाँ पढ़ा है जैसे कि लेट के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस लेंगे, मी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, लेट ही डू दिस वर्क। ठीक है, लेट ही डू दिस वर्क, लेट ही ना हो के क्या होगा, लेट हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो लेट हिम डू दिस वर्क। तो आपको ये रूल समझ आया। तो रूल क्या कह रहा था हमारा, वी यूज़ ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन आफ्टर एवरी प्रपोजिशन एंड विद द वर्ड लेट। तो हमने तीनों एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स है जो पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन। पॉजिटिव केस देखा था हमने अभी, योर्स, आवर्स, इट्स, देयर्स वाली चीज़ें, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। दे ऑफर्स सर्विसेज सिमिलर टू अस। कहना क्या चाह रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी तरह। सेंस सही बैठ रहा है क्या, सेंस सही नहीं बैठ रहा, क्या होना चाहिए था, दे ऑफर सर्विसेज सिमिलर टू अस। होगा क्या, अस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अगर इसका मीनिंग निकालते हैं हम तो कह रहा है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी तरह, या हमारी तरह होगा या हमारी सर्विसेज की तरह होगा। सर्विसेज का कंपैरिजन किससे होगा, सर्विसेज से ही होगा ना। तो क्या होगा, दे ऑफर सर्विसेज सिमिलर टू अस, ना होके अस नहीं होगा यहाँ पे, अस की जगह पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और आर्स, OURS, और दे ऑफर सर्विसेज सिमिलर टू अर्स। सेकंड देखते हैं, दे हैव नॉट कॉल्ड माई पेरेंट्स। तो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो दे हैवेंट कॉल्ड माई पेरेंट्स क्या आना चाहिए, ये वैसे तो प्रोनाउन आ रहा है, पर ये पॉजेसिव केस कौन सा, किस में पढ़ा था हमने। पॉजेसिव केस देखे तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के होते हैं, बट यहाँ पे क्या आ गया देखो, पेरेंट्स बाद में आ गया, तो इसके पहले एक एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये तो वैसे तो प्रोनाउन है, बट यहाँ पे एक एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव क्या बना दो, जो आई का पॉजेसिव केस होता है वो होता है एडजेक्टिव के केस में माई। तो दे हैव नॉट कॉल्ड माई पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिस पेन इज़ नॉट माइन, दिस इज़ योर। ये पेन मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है। क्या, पेन, तो योर्स होगा यहाँ पे, क्या होगा, योर्स। तो आप जैसे ही वो टेबल देख लेंगे ना, एक बार टेबल आपको याद हो जाएगी तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, आई हैव मैनी शर्ट्स बट नन ऑफ देम इज़ एज ब्यूटीफुल एज योर। मैंने बहुत सारी शर्ट्स देखी हैं बट उनमें से कोई भी उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि तुम्हारी। तुम्हारी क्या है, शर्ट। तुम शर्ट का कंपैरिजन किससे होगा, शर्ट से होगा। तो योर्स हम जैसे इट के केस में लगाते हैं ना, इट्स, वैसे यहाँ पे योर का केस बनेगा योर्स। तो ये एक पॉजिटिवनेस इसमें शो हो गई, और कंपैरिजन भी जो कि जिस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है उसी चीज़ से हो रहा है, ये शो करता है ये सेंटेंस यहाँ। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, if we use more than one pronoun for the same verb in a sentence, the sequence of pronoun should be 2 3 1। अब ये 2 3 1 क्या है, हमने जब टेबल देखी थी फर्स्ट पेज पे, आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ मैं टेबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, ये लिखा हुआ था। तो ये 2 3 1 जो वहाँ है वो यही है। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, यही है यहाँ पर। तो सेंटेंस कह रहा है, रूल हमारा बता रहा है कि जब प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस में सेम वर्ब के लिए, तो उनका सीक्वेंस होना चाहिए 2 3। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा है। जब नॉर्मल केस होगा तो जैसे एग्जांपल देखते हैं आपको समझ आएगा। आई, यू एंड ही विल गो ऑन पिकनिक। क्या कह रहा है, आई मैं,
यू तुम, एंड ही वह, मैं तुम और वह पिकनिक पे जाएंगे, ये कह रहा है सेंटेंस। बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना है, 2 3 1, 2 मतलब सेकंड पर्सन सबसे पहले आएगा। तो कहना क्या चाहिए, सेंटेंस क्या कहेगा, सेंटेंस ऐसे होगा कि तुम, वो और मैं, हम तीनों पिकनिक पे जाएंगे। क्या बनेगा सेंटेंस, तुम आएगा पहले सेकंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन, एंड मैं पिकनिक पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा आएगा 2 3 1। तो क्या हो गया, यू, ही एंड आई विल गो ऑन पिकनिक। सही है, सेकेंड सेंटेंस सही होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे आई एंड यू विल डू दिस वर्क, वो, मैं और तुम इस काम को करेंगे, ये कह रहा है। बट ये क्या होगा, गलत है। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है। 2 3 1 का सीक्वेंस होना चाहिए नॉर्मल सेंटेंस में। तो 2 मतलब सेकंड पर्सन, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यू। तो तुम, वह और मैं इस काम को पूरा करेंगे, ऐसा है। तो यू, दे एंड आई विल डू दिस वर्क। तो एग्ज़ाम में कैसे दे सकता है वो, ये दे देगा आपको, यहाँ पे पार्ट दे देगा, आप पूछेगा ए पार्ट में एरर बताओ, बी में बताओ, या नो एरर दे देता है, ऐसे ही देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बस आपको समझ आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये रूल नंबर 3 का ए पार्ट था जो अभी हमने देखा, कि कोई भी नॉर्मल केस में जो सीक्वेंस फॉलो होगा प्रोनाउन का वो क्या होगा, 2 3 1। नाउ हम जब इसका बी पार्ट देखते हैं, इसी रूल का सेम रूल है, इसमें ये कह रहा है, इफ़ द सेंटेंस टॉक्स अबाउट टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फॉल्ट, द सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन शुड बी 1 2 3। 1 2 3 क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है, या कोई भी मतलब इल्ज़ाम या फिर कोई भी जिम्मेदारी वाली चीज़ आती है, तो सीक्वेंस क्या फॉलो होगा प्रोनाउन का, 1 2 3। देखते हैं 1 2 3 कैसा है। ही एंड यू हैव स्पॉइल्ड द होल प्लान, ही एंड यू स्पॉइल द होल प्लान। क्या करा उसने और हम, उसने और तुमने मिलके सारा प्लान ख़राब कर दिया। ठीक है, कोई भी प्लान, तो क्या होगा, ये देखो, ही क्या है, सेकंड पर्सन है, सॉरी ही थर्ड पर्सन है, और यू क्या है, फर्स्ट सेकंड पर्सन है। तो अकॉर्डिंग टू हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो 1 2 3 आना चाहिए, तो यू आगे शिफ्ट कर देंगे और ही पीछे शिफ्ट करेंगे। तो यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन आगे आ गया, और ही थर्ड पर्सन है वो पीछे आ गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू एंड ही हैव स्पॉइल्ड द होल प्लान, ये सेंटेंस होगा। सेम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, जो शी है ये क्या है, थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन पहले आना चाहिए थर्ड पर्सन के, तो इनको भी इंटरचेंज कर देंगे हम, इंटरचेंज करेंगे, आई आगे आ जाएगा, शी पीछे आ जाएगा। तो आई एंड शी कमिटेड ए ब्लंडर। तो कहने की बात क्या है, रूल यह कहना चाह रहा है, जब नॉर्मल बात आए या कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो, तो हम पहले दूसरे को संबोधित करें कि हाँ, जो भी जो पॉजिटिवनेस शो करनी है तो पहले दूसरों को संबोधित करें। और जब कोई भी चीज़ नेगेटिव चीज़ की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की या कोई भी फॉल्ट की बात होती है, तो उसमें आप सबसे पहले अपना नाम लें, यूँ नहीं दूसरों पे ना डोलें। तो ये एक मैनर होता है, ये एक गुड मैनर में आता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम कि कोई भी नेगेटिव या रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है तो आप सबसे पहले खुद का नाम लें, फिर सामने वाले का नाम लें, फिर कोई तीसरा पर्सन उसमें इंक्लूड है तो उसका नाम लें। ये रूल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखें थर्ड, देखते हैं इसका एग्जांपल, आई, दे एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, और यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। तो क्या करना है, आई तो अपनी जगह पे सही है, दे को इधर ले आएंगे और यू को इधर ले आएंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई, यू एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा, नेगेटिव सेंटेंस है तो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले या डैमेज का बात हो रही है, तो सबसे पहले खुद पे लिया इल्ज़ाम, फिर दूसरे पे लिया। ये एक पॉजिटिव मैनर में आता है, इसलिए ये रूल फॉलो करते हैं हम। अगला रूल देखते हैं, इसी का पार्ट है, इफ़ ऑल द प्रोनाउंस यूज्ड इन द सेंटेंस आर इन प्लूरल
form, then we always follow the sequence 1 2 3. कहना क्या चाह रहा है कि जैसे I और we था फर्स्ट पर्सन में, तो we क्या है, प्लूरल फॉर्म में, दे क्या है, प्लूरल फॉर्म में, यू क्या है, यू तो सिंगुलर में भी आ जाता है, प्लूरल में भी आ जाता है। तो जब सारे प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में होंगे तो केस कोई सा भी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला केस हो, नेगेटिव केस हो, पॉजिटिव केस हो, सेंटेंस कुछ भी कह रहा हो, जब सारे प्रोनाउन प्लूरल होंगे तो जो उनका सीक्वेंस होगा प्रोनाउन का अरेंज करने का वो 1 2 3 ही होगा, जैसा नेगेटिव केस में होता है। तो सबसे पहले आएगा वी, देन यू एंड दे, ये सीक्वेंस होगा। तो वी यू एंड दे विल गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट मंडे, ये एग्जांपल है, देखा हमने, वी एंड यू गो, वी यू एंड दे, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल। बस ऐसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी एंड दे, सबसे पहले हम और वो आर गोइंग टू प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, हम और वो क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे कवर हो गया पूरा। सेकंड आते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा लार्ज टॉपिक नहीं है ये वाला। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, दो वर्ड हैं यहाँ पे, दो, ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो हैं जो एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो एग्जांपल देखते हैं हम डायरेक्ट इनका। द टू ब्रदर्स हैव नेवर फोट ईच अदर, क्या कह रहा है कि जो दो भाई हैं वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, ईच अदर यूज़ हो गया एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं लगाते तो इम्पोर्टेंस समझेंगे अब यहाँ पे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस क्या है। आप इसको हाइड कर लो एक बार, आप ईच अदर को यहाँ से हटा दो, अब सेंटेंस को पढ़ो। द टू ब्रदर्स हैव नेवर फोर, क्या किससे नहीं लड़े, आपस में नहीं लड़े या किसी और से नहीं लड़े, क्या कहना चाह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। द टू ब्रदर्स हैव नेवर फोर, किससे नहीं लड़े वो, हमें कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो प्रोनाउन का यूज़ क्या आ रहा है यहाँ पे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये बता रहा है कि वो बताया वो किससे नहीं लड़े, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट की कमी थी एक, या तो कोई ऑब्जेक्ट दिया होता कि हाँ उससे नहीं लड़े, या उन दोस्तों से नहीं लड़े, या उसके राहुल के दोस्तों से नहीं लड़े, जो भी होता। द टू ब्रदर्स हैव नेवर फोट ईच अदर, तो इसलिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस समझ आई आपको कि क्यों यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे ईच अदर को। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस क्या है। ऑल द स्टूडेंट्स वर पेल्टिंग पेपर बॉल्स एट वन अनदर, ठीक है। अब यहाँ से भी आप सबसे पहले इनको रिमूव करते हैं, वन अनदर को यहाँ से हटा देते हैं। अब सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स वर पेल्टिंग पेपर बॉल्स, क्या कह रहा है वो, जो पेपर बॉल्स होते हैं, कागज़ को मोड़ के बॉल बना के फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, चौक फेंकते हैं स्कूल में, हमने भी करी है, तो आपने भी की होगी ये चीज़ें, तो याद होगा आपको। ऑल द स्टूडेंट्स वर पेल्टिंग पेपर बॉल, पेल्टिंग मतलब फेंक रहे हैं, पेपर बॉल कहाँ फेंक रहे हैं, अब वो समझ नहीं आ रहा। अगर हम ईच अदर हटा, यहाँ से वन अनदर हटा देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ ईच अदर नहीं आया। ईच अदर क्यों नहीं आया, क्योंकि दो से ज़्यादा की बात हो रही है, स्टूडेंट तो दो इंच तो नहीं होंगे क्लास में, दो भी हो सकते हैं पर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो लगभग ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अनकाउंटेबल है वो। तो अनकाउंटेबल के लिए वन अनदर आ गया और दो के लिए ईच अदर आ गया, ठीक है। तो ऑल द स्टूडेंट वर पेल्टिंग पेपर बॉल्स। अब तो इम्पोर्टेंस समझो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, कि अगर हमें पता ही नहीं लगा, अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं लग रहा है वो कागज़ की बॉल किसके ऊपर फेंक रहे हैं, टीचर के ऊपर फेंक रहे हैं, या क्लास के बाहर फेंक रहे हैं, या बालकनी से बाहर फेंक रहे हैं, या रोड पे फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है या प्लेस नहीं दिया, डिफाइन नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन से क्या पता लग गया हमको, हमको ये पता लग गया, तो ऑल द स्टूडेंट्स वर पेल्टिंग पेपर बॉल्स एट वन अनदर, वो एक दूसरे के ऊपर पेपर बॉल से हमला कर रहे थे या खेल रहे थे, जो भी है, ये हिस्सा हमें पता लग गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा पार्ट था सिर्फ। नेक्स्ट आता है थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि
बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की कमी होती है। सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक मोड होता है सेंटेंस का, तो बेसिक स्ट्रक्चर है। पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं? तो देखते हैं हम क्या करते हैं फिर उन सेंटेंसेस में। ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स पढ़ लेना एक बार आप। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ, वन सेल्फ। ये वर्ड्स उन्हीं से बने हुए हैं जो हमने फर्स्ट में टेबल देखी थी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाली, उन्हीं से निकल के आए कहीं ना कहीं अब। ठीक है, तो देखते हैं रूल नंबर 1। When the doer of an action becomes the object of the same action, then we put reflexive pronoun in place of object. जब डूअर क्या हो गया? कर्ता। when the doer of an action becomes the object, जो करता है वही ऑब्जेक्ट बन जाए। जो कर रहा है अपने ऊपर ही कोई चीज़ कर रहा है, मैं हूँ, मैं अपने ऊपर ही कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट भी क्या हो गया? मैं ही हो गया, और ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया? यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो कोई एक्शन अगर मेरे द्वारा मेरे ऊपर ही होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। किसकी प्लेस पे? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना। हाँ, आई प्ले विद मी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। मैं मेरे साथ खेल रहा हूँ, आई प्ले विद मी, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आई प्ले विद आई, गलत हो गया सेंटेंस। तो उस केस को, उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल है चिंटू इज़ बीटिंग हिमसेल्फ। ठीक है, अब एक बार के लिए हिमसेल्फ को हटा दो यहाँ से, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। चिंटू इज़ बीटिंग, अब बीटिंग मार रहा है, कूट रहा है, किसको? किसी को भी मार रहा है, दोस्त को मार रहा है, भाई को मार रहा है, बहन को मार रहा है, या खुद को मार रहा है। आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ना। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। सेंटेंस है चिंटू इज बीटिंग, पता ही नहीं लग रहा क्या कहना चाह रहा है, किसको मार रहा है, कुछ पता ही नहीं। इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो गई। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? हिमसेल्फ। हिमसेल्फ, चिंटू खुद को ही मार रहा है, तो हिमसेल्फ का यूज़ समझ आ गया आपको? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देख, नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्लैप्ड माई सेल्फ। अब चलो यहाँ पे भी हटा के देख लो एक बार, रिमूव कर लो आप चीज़ों को रिमूव करोगे तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना सब्जी में नमक नहीं होता तभी उसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है, तो यहाँ पे भी देख लो आप, चीज़ को रिमूव करके देख लो आप, समझ अच्छे से आएगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, अब है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो देखते हैं, आई स्लेप्ड क्या? थप्पड़ मारा, किसको? सामने वाले को मारा, किसी तीसरे को मार के आया, खुद को मारा, क्या पता ही नहीं लग रहा। बट अब पता लग रहा है माई सेल्फ लगाने के बाद, तो आई स्लैप्ड माई सेल्फ। ठीक है, थर्ड देखते हैं, वाइल डांसिंग ऑन द फ्लोर या स्टेज, कुछ भी कह सकते हैं, शी हर्ट। ठीक है, फ्लोर या स्टेज पे नाचते हुए उसने हर्ट कर लिया, मतलब चोट लगी। किसको लगी? भाई किसी दूसरे को लात मार दी उसने नाचते वक्त, या खुद गिर गई या खुद के लग गई, पता नहीं लग पा रहा ना। तो अब फिर क्या, कैसे पता लगेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताएगा। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है शी हर्ट हर सेल्फ आएगा यहाँ पे, हर सेल्फ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? वाइल डांसिंग ऑन द फ्लोर स्टेज शी हर्ट हर सेल्फ। स्टेज भी बोल सकते हैं, फ्लोर भी बोल सकते हैं, एज यू विश, जो आपको सही लगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू बंक ऑफ द क्लासेस यू विल चीट योर सेल्फ। ठीक है, इफ़ अब आपको जानना है कि यूज़ क्या है, योर सेल्फ क्यों लगा रहे हैं, तो आप योर सेल्फ को हटा के देख लो, आपको सेंटेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नोट है, वी ऑलवेज यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर सम वर्ब। अच्छा, ये नोट है, रूल सेकंड भी बोल सकता है आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एक नोट के तरीके से लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं, वर्ब्स कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करते ही करते हैं। ऐसे वर्ब्स क्या होते हैं? उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स भी बोल सकते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स दो तरह की वर्ब्स होती है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट से फॉलो होती है उससे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जो वर्ब उस जिस वर्ब में
ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है ये एब्सेंट, अकस्टम, इंट्रोड्यूस, हर्ट, अवेल, एन्जॉय। ठीक है, इनके एग्जांपल देखते हैं। आई विल नॉट एब्सेंट टुमारो। सेंटेंस दिखने में सही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस, आई विल नॉट एब्सेंट टुमारो। बट ट्रांजिटिव हमने क्या पढ़ा ऊपर रूल में कि ये वर्ब हैं जिनके बाद में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? आई का प्रोनाउन के केस में आई का जो पॉजेसिव केस क्या बनता था? माय। और प्रोनाउन बनाने के लिए, उसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सेल्फ का ऐड करते हैं। तो क्या बन जाएगा? आई विल नॉट एब्सेंट माई सेल्फ। मैं खुद को एब्सेंट नहीं करूँगा टुमारो, मैं प्रस्तुत रहूँगा क्लास में, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये आपको समझ आ गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं। सेम एग्जांपल है, शी हैज़ टू कस्टम हर सेल्फ टू लिविंग इन। आदत डालना, कस्टम मतलब होता है आदत डालना। ठीक है, उसे आदत डालना पड़ा खुद को कहाँ? हॉस्टल में रखने की। ठीक है, ये सेंटेंस कह रहा है, ये सही है बिल्कुल सेंटेंस। यू शुड अवेल योर सेल्फ द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। अब सेंटेंस अपर यहाँ पे यूज योर सेल्फ हटा लो एक बार, योर सेल्फ को हटा लो यहाँ से। अब सेंटेंस पढ़ते हैं हम यहाँ पे, यू शुड अवेल द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सेंटेंस फिर भी सही लग रहा है, बट योर सेल्फ का क्या है कि आप खुद ही अवेल कर लो। कहना चाह रहा है कि आप खुद के बारे में बता रहा है, तो आप खुद ही अवेल करो। जो फैसिलिटी दी गई है ऑनलाइन सीरीज की, उसे खुद ही यूज़ करो, खुद ही अवेल करो, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है यहाँ पे। अगला देख लो, चिल्ड्रन वेल एन्जॉइंग देमसेल्फ इन द पार्टी। चिल्ड्रन खुद ही, बच्चे खुद ही पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। अगर देमसेल्फ नहीं होता, चिल्ड्रन वेल एन्जॉय इन द पार्टी, क्या एंजॉय कर रहे थे? खुद ही इंजॉय कर रहे थे आपस में, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। अगला देखते हैं, वी डू नॉट यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर इंट्रांजिटिव मैन वर्ब। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो वर्ब होती है। ट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट की नीड होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करता। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डिफरेंस भी समझ आ जाएगा आपको। शी हाइड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टन। अब ये हाइड की स्पेलिंग तो होती है HIDE, पर ये जो HID है, इसे हाइड या हिड जो भी हम बोलते हैं, ये पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है हाइड की। HIDE, हाइड जो होता है छुपाना, उस छुपाना या छुपना, उसकी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म बोलते हैं इसको, वो है शी हैड। मतलब फास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टन। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, उसने खुद को पर्दे के पीछे छुपा लिया, ये निकल रहा है यहाँ का मीनिंग ऐसा। पर होना क्या चाहिए था, खुद पर्दे के पीछे छुप गई या छुपा लिया। सरल वाक्य पढ़ा है ना, सरल वाक्य कैसे बनेगा? शी हाइड बिहाइंड द कर्टन, सीधा सी बात थी, तो हर सेल्फ की नीड थी नहीं। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव मैन वर्ब है ये, इसलिए इसके आगे मतलब इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी हैड अराइव्ड हर सेल्फ अर्ली इन द मॉर्निंग। वो खुद को ले आई सुबह जल्दी, वो सुबह जल्दी खुद को ले आएगी, ऐसा थोड़ी होगा। वो खुद सुबह जल्दी आ गई, ये सारा सेंटेंस बनेगा इसका करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे भी हर सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़। अब तक हमने 3 प्रोनाउन देख लिए, पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और थर्ड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेटेटिक प्रोनाउन। तो ये के प्रोनाउन क्या काम होता है? जैसे लिखा है टू एम्फेसाइज द ऑब्जेक्ट। एम्फेसाइज क्या होता है? जोर देना, किसी भी चीज़ पे जोर देने के लिए, जोर दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एम्फेटेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। 4 तरह के एम्फेटेटिक प्रोनाउन है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। अब तो ये चारों शायद मिलते जुलते हैं उसी से जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था, बट इनकी यूज़ अलग है। कैसे देखते हैं हम, आई वॉश माई क्लोथ्स, देख रहे हैं हम,
मैंने कपड़े धोए, मैंने मेरे कपड़े धोए। सेंटेंस सही लग रहा है बिल्कुल, हाँ मैंने मेरे कपड़े धोए। फिर हम क्या करते हैं बहुत बार कि हमारी आदत होती है, क्या किसी की आदत होती है, नहीं मैंने मेरे ही कपड़े, मैंने ही मेरे कपड़े धोए। ठीक है, मैंने ही मेरे कपड़े धोए, एम्फेसाइज जोर दिखा रहा है। वो कैसे दिखाएंगे, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ लगा तो मतलब क्या चेंज हो गया सेंटेंस का, जो पहले नॉर्मल सेंटेंस था अब उसमें जोर आ गया, जोर दे दिया उसने कि मैंने मेरे कपड़े धोए। मैंने खुद ने मेरे कपड़े धोए। ठीक है, किसी और ने नहीं, मैंने खुद ने मेरे कपड़े धोए, ये दिखाने के लिए सेंटेंस क्या बन गया, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लोथ्स। ठीक है, तो जोर दिखाने के लिए एम्फेसाइज किया है यहाँ सेंटेंस पे, तो एम्फेसाइज प्रोनाउन का यूज़ कर लिया। और ये यहाँ पे आई भी एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है एम्फेसाइज प्रोनाउन हमेशा। देन अगला देखो, द सीएम हैज़ विजिटेड द फ्लोर flood affected area, the CM has visited the flood affected area। अब CM विज़िट किया, अब CM जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करता है तो बोले कि यार मैं वहाँ पे जहाँ पे भी फ्लड आया था वहाँ का इन्वेस्टिगेशन करने खुद गया था। खुद गया था बताएगा ना, एम्फेसाइज कर रहा है कि मैं खुद गया था, तो खुद कैसे है, द CM हर सेल्फ या हिमसेल्फ। अभी मिस्टर अशोक गहलोत हमारे राजस्थान के CM है, तो हिमसेल्फ यूज़ कर लेंगे। पहले मिसेस वसुंधरा राजे हुआ करती थी तो उनके लिए हर सेल्फ यूज़ होगा, तो वो तो जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। बट द CM हर सेल्फ हैज़ विजिटेड द फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो एम्फेसाइज दिखा रहा है कि CM खुद ही वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने या फ्लड अफेक्टेड एरियाज में खुद ने विज़िट किया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कौन सा था, इम्फेटेड प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये इस पार्ट का लास्ट प्रोनाउन है, बाकी जो बच रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो देखते हैं लास्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है प्रदर्शित करना। प्रदर्शित करना मतलब किसी भी चीज़ को बताना या उसका एक सही तरीके से बताना, उसको प्रदर्शित करना, उसको जैसा का जैसा शो करना। क्या ये होता है। अब डेमोस्ट्रेट है ना, जब वर्ब होता है और नाउन होता है, दो चीज़ें पढ़ी है, तो जब वर्ब की फॉर्म में आएगा तो वो डेमोस्ट्रेट होगा, और जब नाउन की फॉर्म में उसका लिखते हैं, नाउन फॉर्म क्या होगी उसकी, डेमोस्ट्रेशन होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, जब वर्ब की प्लेस पे आएगा तो डेमोस्ट्रेट लिखा हुआ आएगा, और जब नाउन की प्लेस पे आएगा तो डेमोस्ट्रेशन लिखा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन। तो ये इसमें समझने की कोशिश करेंगे अब कि क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो ये डेमोस्ट्रेट में क्या होता है, चार वर्ड होते हैं। जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डैट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, डैट, दिस, दिस, दोस, ये चार हैं जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका यूज़ करके हम सेंटेंस बना रहे हैं यहाँ पे ऊपर। तो हम देखेंगे यहाँ पे, दिस कार इज़ माइन। अब दिस कार इज़ माइन, इसमें देखते हैं सबसे पहले कि ये है क्या चीज़। दिस क्या हो गया, देखो कार क्या है यहाँ पे, नाउन है, पर नाउन के पहले पोजीशन शो कर रहा है, किस चीज़ से, एडजेक्टिव लगा दिया, दिस कार। नहीं, पोजीशन नहीं शो कर रहा है, पर बता रहा है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है ना, ये है कार, ये है कार, तो एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। यहाँ पे सेंटेंस में दिस कार इज़ माइन, माइन क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, पॉजिटिव बता रहा है, पॉजिटिव का इसका प्रोनाउन माइन हो गया। ठीक है, देखते हैं अगला सेंटेंस कि डेमोस्ट्रेट कर दिया किस चीज़ को, दिस इज़ माई कार। दिस में क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया और ये वर्ब हो गया। तो नाउन की प्लेस पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ नाउन होता, नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन आ गया, तो दिस इज़ माई कार। ठीक है, यह मेरी कार है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन इंडिया। तो अब इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ कि क्यों ज़रूरी है, अब इस सेंटेंस से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको।
द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन इंडिया। कहना क्या चाह रहा है, जो जनसंख्या है चाइना की वो भारत से ज़्यादा है। चीन की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है। भारत से ज़्यादा है या भारत की जनसंख्या से ज़्यादा है? कंपैरिजन तो सेम डिग्रीज का होना चाहिए ना, सेम चीज़ का होगा। भारत की जनसंख्या का कंपैरिजन चीन की जनसंख्या से होगा ना यहाँ पे। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन दैट ऑफ, क्या मिसिंग है, दैट ऑफ इंडिया। सेंटेंस क्या बन गया, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन डेट ऑफ इंडिया। डेट आ गया यहाँ पे। डेट क्या था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब आपको समझ आ गया कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है और क्या यूज़ है इसका। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ मोर देन डेट ऑफ, तो सेम किस भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम चीज़ से कंपैरिजन होगा। पॉपुलेशन का कंपैरिजन पॉपुलेशन से होगा, एरिया का कंपैरिजन एरिया से होगा। तो एरिया होता अगर यहाँ पे, द एरिया ऑफ चाइना इज़ लार्जर देन इंडिया, तो लार्जर देन डेट ऑफ इंडिया होता वहाँ पे। तो ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बाइक्स ऑफ होंडा आर कॉस्टलियर देन बजाज। जो होंडा की बाइक है वो महंगी होती है किससे, बजाज से। बजाज से महंगी है, बजाज की बाइक से महंगी है, बजाज की बाइक से महंगी होगी। तो बाइक्स ऑफ होंडा आर कॉस्टलियर देन, अब यहाँ पे देखना वहाँ पे डेट यूज़ किया था। डेट क्यों यूज़ किया था, सिंगुलर की बात कर रहा है, सिंगुलर चीज़, एक कलेक्टिव नाउन की बात कर ली तो डेट यूज़ करा। यहाँ पे क्या हो गया, बाइक्स प्लूरल आ रहा है, प्लूरल डेट का प्लूरल क्या होगा, दोस्त। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द बाइक्स ऑफ होंडा आर कॉस्टलियर देन दोज ऑफ बजाज। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में कि सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना जरूरी है। सिंगुलर के केस में डैट यूज़ होगा कंपेयर करने के लिए, और प्लूरल के केस में दोज यूज़ होगा। और यहाँ पे जब हम ऊपर देख रहे थे दिस, तो एक चीज़ की बात हो रही थी, एक कार की बात हो रही थी, सिंगुलर केस था इसलिए दिस। और अगर बहुत सारी चीज़ों की बात होती तो हम दिस की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं। वो जो हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दीज यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, दीज आर माई फुटवेयर, ये मेरे जूते चप्पल है। फुटवेयर जूते चप्पल जो भी बोलना चाहो, दीज आर माई फुटवेयर। ठीक है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ से दिस, तो हमने चारों वर्ड्स देख लिए, डैट, दिस, दीज और दोस। इनका यूज़ एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन सेंटेंस में हमने देख लिया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, द जीडीपी ऑफ द यूएसए इज़ हायर देन कनाडा। तो जीडीपी ऑफ यूएसए कनाडा से ज़्यादा है या कनाडा की जीडीपी से ज़्यादा है? कनाडा की जीडीपी से कंपेयर होगा ना इसका, तो कंपैरिजन होगा कनाडा की जीडीपी से। तो द जीडीपी ऑफ द यूएसए इज़ हायर देन डेट ऑफ, डेट कहाँ पे यूज़ कर लिया, डेट ऑफ कनाडा। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का अब मतलब ये समझते हैं कि हमने सारे एग्जांपल देख लिए, तो मतलब क्या निकल के आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, कि किसी भी चीज़ को, जैसे ये वर्ड था यहाँ पे, इधर वर्ड है जीडीपी, इधर बाइक्स है, ठीक है, इधर पॉपुलेशन है, तो इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करने की जगह हमने उनके कुछ रिप्लेसमेंट ढूंढ लिए। जैसे नाउन के रिप्लेसमेंट को प्रोनाउन कहते हैं, तो ये भी तो नाउन है, तो इनके रिप्लेसमेंट ढूंढ लिए। क्या रिप्लेसमेंट ढूंढ लिए कि उनका कंपैरिजन, उनको दिखाने के लिए बार बार उन वर्ड्स का ना यूज़ करके हम डेट, दोज, दीज इनका यूज़ करके हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं और प्रोनाउन उस सेंटेंस को बना सकते हैं इनकी हेल्प से।